नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी हेतु एनसीईआरटी का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो हम इन्हीं दोनों विषय पे चर्चा करेंगे कि जैसे कि आप देखेंगे कि टॉपर्स हो या कोचिंग संस्थान हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी का अध्ययन सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये भी जानेंगे कि क्या एनसीईआरटी से, केवल एनसीईआरटी के आधार पर क्या यूपीएससी करना संभव है। इन तमाम सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा पहला सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी हेतु एनसीईआरटी का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों हो, और दूसरा जो सबसे मूलभूत प्रश्न है जो बच्चे को पता नहीं होता है कि इसको पढ़ें कैसे। तो दोनों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हमारा है कि ये महत्वपूर्ण क्यों, एनसीईआरटी का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों, ये सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी महत्वपूर्ण क्यों है, पहले इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी को आपका फाउंडेशन को मजबूत करता है, ठीक है। यानी इसको बेस बुक माना जाता है। एनसीईआरटी को तैयारी का, एनसीईआरटी को फाउंडेशन बुक या बेस बुक माना जाता है। फाउंडेशन या बेस बुक मानते हैं, इसको हम बेस बुक मानते हैं क्योंकि इससे जो हमारा बेस होता है वो स्ट्रांग होता है। अब ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये तो हमारा ये बेसिक बुक है जिससे कि हमारा बेस मजबूत होता है। वैसे ही जैसे आप बहुत ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं तो पिलर बहुत मजबूत देना होता है, तो ये पिलर का काम करता है। अब ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है कि इस बुक के माध्यम से जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है विषय का, वो हम मजबूत करते हैं। जैसे यह किताब मूलभूत अवधारणाओं को मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न आप सीधे विषय को रट लें इसके आधार पर सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बल्कि विषय का अवधारणात्मक ज्ञान होना जरूरी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या है। जैसे आप समझिए कि तथ्यात्मक ज्ञान किसको कहते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन WH फॉर्म में होता है, जैसे कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे, ठीक है, इसको WH फॉर्म कहते हैं। तो किसी भी सवाल का उत्तर हम इसी संदर्भ में सोचते हैं, कब, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, इसी तरह से सोचते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है तो यूपीएससी केवल रटने के आधार पर क्लियर नहीं हो सकता है। यूपीएससी के लिए अवधारणात्मक ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करने का अभिप्राय यह है कि कोई प्रश्न है तो कब, कहां, किसने, ये जो सवाल है ये आपका तथ्यात्मक प्रश्न माना जाता है। तथ्यात्मक प्रश्न हो गए ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न में हम जोड़ते हैं क्यों, कैसे, ठीक है, यानी कोई घटना कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया,
तो ये आप एक शब्द में इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह समझ विकसित करना ही हमारा अवधारणात्मक ज्ञान कहलाता है। अवधारणात्मक ज्ञान कहलाता है। इसी को हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। तो एनसीईआरटी मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि आप एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, फैक्ट के साथ साथ क्यों और कैसे का भी जवाब आपको मिलता है एनसीईआरटी के माध्यम से। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, तो दूसरा है कि यदि 6 to 12 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी यूपीएससी के पूरे सिलेबस को कवर करती है। यूपीएससी के पूरे सिलेबस को कवर करती है। सिलेबस को कवर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो यूपीएससी में हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और इन सब का बुक जो है 6 to 12 तक में आपको एनसीईआरटी का मिलता है, एनसीईआरटी का अवेलेबल है। तो दूसरा रीजन है एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होने का कि एनसीईआरटी पूरे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करता है। और न केवल सिलेबस को कवर करता है बल्कि एनसीईआरटी के 6 to 12 बुक के माध्यम से इन विषयों पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण होने का, आवश्यक होने का। तीसरा कारण है कि एनसीईआरटी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए आवश्यक होता है। दोनों के सिलेबस को कवर करता है, दोनों के सिलेबस को कवर करता है, ठीक है, दोनों के सिलेबस को कवर करता है। साथ ही दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, उपयोगी है। यानी जहां प्रारंभिक परीक्षा आपके तथ्यात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है, वहीं मुख्य परीक्षा तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और आपके विश्लेषणात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। और ये तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान आपके अंदर विकसित होता है एनसीईआरटी के पढ़ने से, ठीक है, एनसीईआरटी के पढ़ने से। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा गया है, एनसीईआरटी को यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीए एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज मानता है, प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ये यूपीएससी ही नहीं, एनसीईआरटी को प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी या इसमें जो जानकारी दी जाती है वो
भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है। एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है, इसलिए इसमें दिए गए तथ्य या अवधारणा को ऑथेंटिक माना गया है, प्रमाणिक माना गया है। ठीक है। अगला, क्यों एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है? तो जब आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी आपको जो मानक पुस्तक है, मानक पुस्तक जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, है ना, राजीव अहिर का मॉडर्न हिस्ट्री, या जीसी लियोंग का ज्योग्राफी। ठीक है। तो आपको मानक पुस्तक को समझने में मदद मिलती है, एनसीईआरटी के आधार पर समझने में मदद मिलती है। यदि आप सीधे इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, या रमेश सिंह हो गया इकोनॉमिक्स, यदि आप सीधे इन ऑथेंटिक या उन्नत पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको विषय कठिन लग सकता है, समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इन पुस्तकों को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी पुस्तक का यदि अध्ययन करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसके बाद का जो ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड बुक है उसको समझने में आपको सहूलियत और आसानी होगी। और एनसीईआरटी के डाटा या कॉन्सेप्ट प्रामाणिक होते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यदि बात करें कि एनसीईआरटी का कौन सा पुस्तक हम लोग किस कक्षा तक पढ़ें? यदि हम बात करें इतिहास का, तो आप इतिहास 6 to 12 तक का अध्ययन करिए। यदि बात करें राज व्यवस्था का, तो 9 to 12 का अध्ययन करिए जो उपयोगी है। यदि बात करें अर्थशास्त्र का, तो इसका भी क्लास 9 से लेकर के 12 तक का अध्ययन करें। यदि हम बात करें विज्ञान का, तो इसका क्लास 6 से लेकर के 10th तक का अध्ययन करें। और यदि हम बात करें भूगोल का, तो इसका भी भूगोल यानी ज्योग्राफी का, तो इसका भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक का अध्ययन करें। हाँ, विज्ञान में जो 12th में पर्यावरण दिया हुआ है, पर्यावरण जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत दिया गया है, बायोलॉजी का हिस्सा है, इसको भी आप देखेंगे 12th का। ठीक है, 12th से ले लेंगे पर्यावरण। तो इतिहास 6 to 12, राज व्यवस्था 9 to 12, अर्थशास्त्र 9 to 12, साइंस 6 to 10, भूगोल 6 to 12। सिर्फ साइंस में पर्यावरण जो है वो 12th वाला, उसका भी जीव विज्ञान के पर्यावरण वाला जो हिस्सा है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब सवाल होता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी की शुरुआत कैसे करें? ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, कैसे करें या कैसे पढ़ें।
कैसे करें या कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले तो याद रखना है कि एनसीईआरटी को एक निश्चित क्रम में पढ़ना चाहिए, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 10th का बुक पढ़ लिए, हिस्ट्री में कभी 10th का पढ़ लिए तो कभी 6 का पढ़ लिए, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप 6 to 8 समाप्त करिए, 6 to 8, ठीक है। 6 to 8 का चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना, साइंस हो या अन्य विषय हो, है ना, जो भी विषय है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 6 to 8 पढ़ेंगे। हर विषय को 6 to 8 तक खत्म करेंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ठीक है। तो प्रथम चरण में जो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण में आप क्या करेंगे 6 to 8 पढ़ेंगे। जो द्वितीय चरण में है, द्वितीय चरण है या सेकेंड फेज में, आप इन सभी विषयों को 9th और 10th का खत्म करिए, 9th 10th का किताब पढ़िए। और जो थर्ड फेज है, तृतीय चरण है, तृतीय चरण में आप फिर 11th और 12th का अध्ययन करें। इसको एक क्रम में अध्ययन करना माना गया। प्रथम चरण में आप जितने भी विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फर्स्ट फेज में आप 6 to 8 पढ़ेंगे, सेकेंड फेज में 9th 10th का पढ़ेंगे और थर्ड फेज में 11th 12th का आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब जो पढ़ने की सही विधि है, ये तो एक सीक्वेंस बताए कि कैसे क्रम में पढ़ें, ठीक है। अब पढ़ने की विधि क्या है कि पहले अध्याय को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कैसे पढ़े में, है ना, तो सबसे पहले अध्याय को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को पढ़िए समझ करके, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या कॉन्सेप्ट है उसको अंडरलाइन करिए, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा, यानी जो मेन फैक्ट्स है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करिए, हाईलाइट करिए, हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक पेज का, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक चैप्टर का, है ना, प्रत्येक अध्याय का, अध्याय का 1 से 2 पेज में, 1 से 2 पेज में नोट्स बनाइए, पेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपके द्वारा किया जाना चाहिए। वैसे तो एनसीईआरटी के ऐप पे नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये आप खुद करेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य, सॉरी ये छूट गया है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हाईलाइट करेंगे और उसी का फिर हम और शॉर्ट करके 1 से 2 पेज में पूरे चैप्टर का जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसका नोट्स बना लेंगे। और नोट्स और शॉर्ट्स होना चाहिए, जो जितना अंडरलाइन किए हैं वो पूरा एकदम यथावत नहीं लिखेंगे, उसको और एकदम शॉर्ट्स और शॉर्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक अध्याय का 1 से 2 पेज में क्या करना है, नोट्स बना लेना है। ये हो जाने के बाद प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक अध्याय का
10 से 20 MCQ सॉल्व करिए, MCQ सॉल्व करिए, सॉल्व करिए अध्याय का, प्रत्येक अध्याय का। पहले चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से समझ के, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट है उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर 1-2 पेज का पूरे चैप्टर को 1-2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उसके बाद प्रत्येक अध्याय का 10 से 20 प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। और सप्ताह में 1 दिन रिवीजन, सप्ताह में 1 दिन रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में आप सफल होना चाहते हैं, तो आज ही इसकी शुरुआत करिए। यह शुरुआत आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज कि इसकी शुरुआत किस स्तर से, यानी यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करें, तो जस्ट आपको इंटर के बाद से ही लग जाना चाहिए। पहले 2-4 महीने तक या 5 महीने तक या 6 महीने तक आपको एनसीईआरटी पे ही काम करना होगा। एनसीईआरटी यूपीएससी के पूरे सिलेबस को कवर करता है और यूपीएससी के पूरे सिलेबस पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता है। एक सवाल और भी था कि क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी निकाला जा सकता है, तो मेरा उत्तर है नहीं, नहीं। लेकिन क्या एनसीईआरटी के बगैर यूपीएससी निकाला जा सकता है, तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, इसके भी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मजबूत तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान का होना जरूरी है, जो आपको एनसीईआरटी से ही प्राप्त होता है। तो इंटर के बाद से ही आप यूपीएससी की तैयारी में जुट जाएं। ग्रेजुएशन में उन्हीं सब्जेक्ट का चयन करें जिसका योगदान यूपीएससी में हो, और एनसीईआरटी से इसकी शुरुआत करें। बाकी पूरे वीडियो में हम बता दिए हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में जो महत्वपूर्ण सहायक होगा, एक कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।